हेलो एवरीवन, दिस इज़ भुवनेश भारत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स। आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, आप लोगों को बता दूं, अगर आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोज़ अपने चैनल पर डालता रहूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उन वीडियो को देखते रहो। तो आज हम बात करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे, हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़रूरी है और इस चैनल के माध्यम से हम तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ एग्ज़ाम 2022 के लिए। हम जून 2022 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, आई होप। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, देखिए, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है ये दो तरह की होती है हमारे पास, ठीक है। एक पंचायती राज सिस्टम जहाँ पे हम पंचायतों के बारे में बात करेंगे, दूसरा हम म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात करेंगे जहाँ पे नगर पालिकाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे हो सकता है 2 लेक्चर बन जाए, ठीक है। तो आपको ये वीडियोज़ पूरी देखनी है और दोनों वीडियोज़ देखनी है, जिसमें पहले में हम बात करेंगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का एवोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है, और कौन कौन सी इसकी समितियां बनी हैं और उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी है। क्योंकि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिस एग्ज़ाम में पंचायती राज से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आया हो, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में, पंचायती राज के फर्स्ट पार्ट में अलग अलग समितियों की रिकमेंडेशंस देखेंगे। उसके बाद डिफरेंट हम आर्टिकल्स देखेंगे, ठीक है, कि हम जो पंचायती राज के अंडर जो आर्टिकल्स आते हैं किस आर्टिकल में किस चीज़ की बात की गई, क्योंकि आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह से इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, क्या प्रोसेस रहा और उसमें क्या क्या पंचायतों के कार्य माने गए कि पंचायत क्या क्या कर सकती है, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो इसके दोनों पार्ट्स को पूरा देखना, क्योंकि आगे तो सबसे पहले बात करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के डेफिनेशन। देखिए, आप इसको समझिए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जब हम देखते हैं कि ये क्या है, एक रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है, ठीक है, एक स्थानीय स्वशासन की बात करता है। एक ऐसी व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, जिसमें कहीं ना कहीं लोगों को, जो स्थानीय मीन्स जो गांव के जो लोग होते हैं, ठीक है, उन्हीं लोगों को जो है एक ऐसी पावर है, एक ऐसा अधिकार दे दिया जाता है कि वो लोग खुद ही अपना प्रशासन देखें, ठीक है, अपनी समस्याओं का समाधान भी खुद करें और अपना जो स्थानीय विकास है उसमें भी कहीं ना कहीं खुद ही वो सारे काम करें, ठीक है। तो इस तरह की एक व्यवस्था यहाँ पे क्रिएट की जाती है, ठीक है, ताकि स्थानीय विकास हो सके, ठीक है, स्थानीय जगहों का विकास हो सके, ठीक है, गाँव का विकास हो सके, ग्रामीण विकास हो सके। दूसरी बात इसमें क्या देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भी पर्याय है, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है कि जहाँ पे लोग जो है डायरेक्टली किसी पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है, डायरेक्टली वहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं या लोगों की एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रहती है इस तरह की व्यवस्था में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी हम क्या देखते हैं कि वहाँ भी लोग जो है प्रत्यक्ष तौर पर जो है सामने होते हैं, ठीक है। लोग जो है ग्राम सभाएं करते हैं, ग्राम सभाओं के माध्यम से अगर कोई भी पॉलिसी बननी है गांव में, कोई भी नीति बनानी है, ठीक है, तो वहाँ पे लोगों की एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रहती है, लोगों का मत भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग जो डायरेक्टली जाते हैं, ठीक है। हमारे देश में देखिए, जब वैदिक काल था ना, तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं जो है इस तरह का एक जो व्यवस्था थी वो देखी जाती थी, ठीक है। वैदिक पीरियड में कहीं ना कहीं लोग जो है स्थानीय स्तर पर ही अपने समस्याओं का समाधान करते थे, अपने स्थानीय विकास की बात करते थे, ठीक है। लेकिन जब वैदिक पीरियड के बाद जब यहाँ पे मुस्लिम युग आया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है कम तवज्जो दी जाने लगी, बहुत कम इन चीज़ों को जो समझा माना जाने लगा। और इवन जब ब्रिटिशर्स रूल आया तो उन्होंने तो पूरी तरह से इसको ख़त्म ही कर दिया। या यूँ समझिए कि उन्होंने जो है कहीं ना कहीं जो आपका जो जो स्थानीय स्वशासन था उसको कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के अधीन लाकर उसको जो सरकार के नियंत्रण में लाने की कोशिश की, किसने, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो ऐसा हुआ। अब देखिए 1870 में क्या होता है कि लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो ने पहली बार 1870 में बात की कि स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि स्थानीय लोगों की स्थानीय जो समस्याएं हैं उनका कुछ ना कुछ सल्यूशन किया जाए। फिर देखिए लॉर्ड रिपन की बात की जाती है, यहाँ पे लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माना जाता है, ठीक है। इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि हु इज़ द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का पिता किसको माना जाता है, तो ही इज़ लॉर्ड रिपन,
ठीक है, आपने ये चीज़ भी याद रखनी है। उसके बाद गांधी जी की अगर हम बात करें तो देखिए, जब स्वतंत्रता आंदोलन चले हुए थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने जो है स्थानीय स्वशासन को काफ़ी पॉपुलर किया, काफ़ी उस चीज़ को लोकप्रिय बनाया, ठीक है। और बाद में जब हमारे संविधान का निर्माण करने के लिए जब संविधान सभा बनाई गई, तो संविधान सभा में श्रीमन नारायण अग्रवाल, ये एक गांधीवादी नेता थे। इन्होंने जो है कहीं ना कहीं संविधान सभा में भी जो है स्थानीय स्वशासन को काफ़ी पॉपुलर बनाया, या स्थानीय स्वशासन की एक मांग की श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में स्थानीय स्वशासन के लिए किसने मांग की थी, तो वो श्रीमन नारायण अग्रवाल थे, ठीक है। उसके बाद सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जहाँ पे कहीं ना कहीं प्रांतों में भी द्वैध शासन की स्थापना की गई, ठीक है। तो वहाँ पे विषयों को जब वहाँ पे आपके हस्तांतरित और आरक्षित कैटेगरीज में जब डिवाइड किया गया, तो वहाँ पे जो आपका जो स्थानीय स्वशासन था, जो लोकल सेल्फ रूल था या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, उसको कहाँ पे रखा गया, हस्तांतरित विषयों में रखा गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 40 में जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, ठीक है, तो आर्टिकल 40 जो कि एक डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल है, जिसमें राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ठीक है, उसमें आर्टिकल 40 में जो है पंचायती राज को इंक्लूड किया गया। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, कि आर्टिकल 40 जो है किससे संबंधित है, या पंचायती राज सिस्टम से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। तो पहला तो है डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो आर्टिकल 40 है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं राज्यों को ये डायरेक्ट दिशा निर्देश दिया गया कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा, कि आपको जो अपने राज्य में जो है एक स्वायत्त और एक संगठित ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जो है स्थानीय स्वशासन का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए हम फाइनली क्या होता है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जो है हमारे पंचायती राज सिस्टम को जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, ठीक है। 1992 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे देश में जो है संविधान ये पंचायती राज का एवोल्यूशन होता है, क्या क्या समितियां बनी और उन समितियों ने क्या क्या सुझाव दिए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इससे पहले कि हम इसके ऐतिहासिक विकास पर बात करें कि पंचायती राज की स्थापना कैसे हुई, क्या उसके पीछे प्रोसेस रहा, कैसे कैसे कमिटीज़ इस्टेब्लिश की गई, क्या क्या उन्होंने रिकमेंडेशंस दी है, आप एक बार इस क्वेश्चन को ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार क्या मैक्सिमम टाइम जो पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आते हैं, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन तो हर बार कहीं ना कहीं या तो मैच करने के लिए पूछा जाता है, या तो एक ईयर पूछा गया होता है, या तो फिर उसको ये पूछा गया होता है कि ये जो समिति है वो किस चीज़ से संबंधित थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पंचायत संबंधी समितियों की बात कर रहे हैं। ये जितनी भी समितियाँ हैं आप इनको नोट कर लीजिए, एक सीक्वेंस वाइज एक डायग्राम के फॉर्म में आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है, कि कौन सी समिति कब आई थी, ठीक है। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी, जो 1957 में आई थी, ठीक है। अभी हम वन बाय वन भी इसको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से बनी थी और क्या इसके पीछे बनने का रीज़न था, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अशोक मेहता समिति 1978 में, तो आपने सीक्वेंस वाइज ईयर को भी याद रखना, ठीक है। अशोक मेहता समिति 1978 में, उसके इमीडिएट दांतेवाला समिति आई थी, ठीक है, उसके बाद। और फिर उसके बाद जो चौथे नंबर जो GV के राव समिति जो 1985 में आई थी, ठीक है। GV के राव समिति के बाद जो लक्ष्मीमल, या आप इसको LM सिंघवी, पॉपुलरली जो है इसको LM सिंघवी समिति के नाम से जाना जाता है, तो इसको 1986 में बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है PK थोंगन कमेटी जो 1988 में बनी थी, पंचायती राज से संबंधित कमेटी, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट थी वो थी गडगिल कमेटी, ठीक है, 1988 में बनी थी। तो ये सारी समितियाँ किससे संबंधित है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, ठीक है। आप यूँ समझिए कि आपका डायरेक्ट एक क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी समितियां हैं, पंचायती राज से संबंधित समितियां कौन सी हैं और किस किस ईयर वो समितियां बनी थी, ठीक है। तो आपने सीक्वेंस में इनको याद रखना है, ठीक है। बलवंत, दांतेवाला, GV के राव, लक्ष्मीमल, PK थोंगन एंड गडगिल कमेटी, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे।
यस, तो सबसे पहले कौन सी समिति आई थी? बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। देखिए ये क्यों आई थी, किस वजह से आई थी? 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1952 में शुरू किया गया, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 में शुरू किया गया था। ये अमेरिका की जो एक फोर्ड फाउंडेशन थी, ठीक है, उसकी मदद से ये कार्यक्रम जो यहाँ पे शुरू किए गए थे, जिसमें मुख्यतः क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करवाना था, जैसे उनके लिए सस्ते बीज वगैरह या उच्च तकनीक या बेहतर तकनीकी जैसी सुविधाएं जो उनके लिए प्रोवाइड करवाना था, ठीक है। तो इन्हीं सब कामों के लिए जो है ये कार्यक्रम शुरू किए गए थे, लेकिन इन्हीं कार्यक्रमों में जो कहीं ना कहीं ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई, ठीक है, ज़्यादा ये उतने सक्सेस नहीं रह पाए ये कार्यक्रम जितना कि एक एक्सपेक्टेशन या जितनी एक उम्मीद की जा रही थी। तो इन्हीं की एक कहीं ना कहीं छानबीन करने के लिए या इन्हीं की एक इंटरप्रिटेशन के लिए इन्हीं कार्यक्रमों के एक क्रियान्वयन के लिए क्या होता है कि एक 1957 में क्या होता है, बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई प्लानिंग कमीशन के द्वारा, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जिसको आज के समय में हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो प्लानिंग कमीशन है 1957 में बनाई, ठीक है, जिसके चेयरपर्सन कौन थे? बलवंत राय जी मेहता, ठीक है, इसके चेयरमैन थे, ठीक है। अब इन्होंने एक स्कीम को इस्टेब्लिश करने की बात की। वो स्कीम क्या थी? डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की स्कीम थी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्कीम थी, जिसमें क्या होता है कि साधनों को जो है, या आप यूँ कहिए कि शक्तियों का जो है विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है, ठीक है, लोकतांत्रिक तरीके से। तो कहीं ना कहीं इस स्कीम को इस्टेब्लिश करने की बात की, और इसी स्कीम को कहीं ना कहीं पंचायती राज के नाम से जाना गया, ठीक है। तो इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी? देखिए, सबसे पहले इन्होंने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम की बात की, ठीक है, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने की इन्होंने बात की, जिसमें सबसे पहले ग्राम पंचायत जो कि गांव के स्तर पर होगी, विलेज लेवल पे होगी, उसके बाद पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे होगी, ठीक है, और उसके बाद जिला परिषद जो जिला स्तर पर होगी। तो ये 3 स्तर जो है इन्होंने बताया पंचायती सिस्टम के, ठीक है। तो अगली बात इसमें क्या देखने को मिलती है कि जो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति या जिला परिषद, इनके जो सदस्य होंगे, ठीक है, जो ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे वो कैसे चुने जाएंगे? उनका इलेक्शन जो है वो डायरेक्टली होगा, ठीक है। और पंचायत समिति और जिला परिषद के जो मेंबर्स होंगे उनको जो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। पंचायत समिति को एज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ पे माना गया, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पर जो है पंचायत समिति काम करेगी, और जो जिला परिषद है, ठीक है, वो एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पर काम करेगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो है इसका चेयरमैन बनाया जाएगा, ठीक है। जिला परिषद का चेयरमैन किसको? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बनाया जाएगा, ठीक है। जितने भी विकास संबंधी जो भी गतिविधियाँ होंगी, जो भी नीतियाँ होंगी, उनका नियोजन करने का काम किसको सौंपा गया? इन्हीं चीज़ों को, जो ग्राम पंचायत है और पंचायत समिति, ठीक है, इन्हीं को वहाँ पर सौंपा गया ये काम सारा, ठीक है। अब इसका जो एक इनेक्टमेंट हुआ, ठीक है, कि इस तर्ज के आधार पर क्या होता है, 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार राजस्थान के नागौर ज़िले में जो है पंचायती राज को स्थापित किया गया। कहाँ पे? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि कहाँ पे? राजस्थान के, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 चीज़ें आपके लिए याद रखने लायक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एक तो कमेटी कब बनी थी, और दूसरा इसने कितने स्तर की पंचायती राज की व्यवस्था की बात की है, ठीक है। तो त्रिस्तरीय, ठीक है, 3 स्तरों पर पंचायती राज की व्यवस्था की जाएगी, ये इन्होंने कहा है। और जिसमें ये जो छोटी मोटी जानकारी, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं आता एग्ज़ाम के उसमें, लेकिन हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक नॉलेज के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात क्या थी कि राजस्थान के बाद दूसरा ऐसा कौन सा प्रदेश था जहाँ पे जो है पंचायती राज को फॉलो किया गया? तो वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऐसा भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके बारे में था। आगे हम देखते हैं अशोक मेहता समिति क्या थी और उनकी क्या क्या रिकमेंडेशंस थी। नेक्स्ट आती है हमारी अशोक मेहता कमेटी, जो पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है। देखिए, जब बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी, जो भी रिकमेंडेशंस दी थी, ठीक है, उसके बाद हमारे देश में कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां उभर कर सामने आती है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी जो पंचायती सिस्टम था, जो पंचायती राज व्यवस्था थी, उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम्स आई, या कहीं ना कहीं वो फेल रहा, ठीक है, उसको अप्लाई नहीं कर पाया गया। क्योंकि आप देखिए कि 2 तो उस टाइम हमारे युद्ध ही हुए थे, ठीक है। हम कहीं ना कहीं चाइना के साथ युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, और जिस तरह से आंतरिक जो परिस्थितियां बनी थी, तो इस सिस्टम को जो है अप्लाई करने में कहीं ना कहीं हमारी जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, उसको अप्लाई करने में फेल रहती है, ठीक है। तो क्या होता है, 1977 में एक अशोक मेहता कमेटी बनाई गई, जनता सरकार थी उस टाइम, ठीक है। 1977 में ये बनाई गई, और 1978 में इसने रिपोर्ट दी,
ठीक है। रिपोर्ट इसने दी और 132 रिकमेंडेशंस दी, जिसमें कहीं ना कहीं इन्होंने यही प्रयास किए कि कहीं ना कहीं ये जो डिक्लाइन हो रहा है ना, पंचायती राज व्यवस्था का जो डिक्लाइन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं बचाने के लिए, उस डिक्लाइन से बचाने के लिए इन्होंने 132 रिकमेंडेशंस दी है, ठीक है। जिसमें सबसे पहली बात यह है कि 2 टायर सिस्टम की बात की इन्होंने, ठीक है। जैसा कि हमने देखा बलवंत राय मेहता कमेटी जो पहली कमेटी थी, उन्होंने जो 3 टायर सिस्टम की बात की, लेकिन इन्होंने कहा कि 3 टायर की जगह या 3 टायर को आप रिप्लेस कर दीजिए और 2 टायर सिस्टम लाइए, ठीक है। जिसमें क्या होगा, 2 स्तर होंगे, ठीक है। पहला होगा आपका जिला परिषद भी होगा, ठीक है, और दूसरा आपका मंडल पंचायत होगा, ठीक है। मंडल पंचायत क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ विलेजेस होगा, ठीक है। ऐसे गाँव जिनकी जनसंख्या जो है वो 15,000 से 20,000 के आसपास होगी, ठीक है। उन गाँवों का एक ग्रुप, ठीक है। उस ग्रुप में उस ग्रुप को जो मंडल पंचायत कहा जाएगा और दूसरा आपका जिला परिषद। तो ये 2 तरह के इन्होंने दो तरह के स्तरों की बात की है, 2 टायर सिस्टम की बात की है अशोक मेहता समिति ने, ठीक है। दूसरी बात क्या आती है इसमें, देखिए कि डिस्ट्रिक्ट शुड बी फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। जो आपका जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा ना, उसमें जो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मींस आपकी जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा उसमें डिस्ट्रिक्ट को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट को जो है, जो जिला है आपका, उसको जो शक्तियाँ दी जानी चाहिए। मीन्स कहीं ना कहीं इन्होंने जो है यहाँ पे जिला स्तर को जो सर्वाधिक महत्व देने की बात की है, ठीक है। जिला परिषद एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। जिला परिषद को क्या माना गया है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी माना है। जो जिला परिषद है वो कि एक बतौर कार्यकारी बॉडी के तौर पर जो है जिला परिषद कार्य करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है, किसकी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ठीक है। इसमें पहली बार ये बात की गई कि जो आपकी जो पंचायतें हैं ना, पंचायतों का जो इलेक्शन होता है, उन इलेक्शंस में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका जो है एक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आज के टाइम में क्या है कि पंचायत के इलेक्शन जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर नहीं लड़े जाते, ठीक है। इसीलिए पंचायतों को जो है अलग अलग पंचायतों में जो इलेक्शन होता है उनके लिए अलग से चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं। मीन्स वहाँ पे किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी का कोई ऐसा रोल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कही गई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए पंचायती इलेक्शंस में, ठीक है। पावर ऑफ टैक्सेशन की बात की है, ठीक है, कि जो पंचायतें हैं उनको अपना कहीं ना कहीं अपना एक कर देने की उनको पावर देनी चाहिए, ठीक है। सॉरी, कर लेने की, ठीक है, टैक्स लगाने की पावर जो है पंचायतों को देनी चाहिए, ताकि पंचायतें जो है अपनी जो भी उनकी वित्तीय समस्याएं हैं, ठीक है, उनके लिए वो टैक्स इकट्ठा कर सकें, ठीक है। और एक बात यहाँ और मानी गई कि सरकार का जो है इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो राज्य सरकार है ना आपकी, स्टेट गवर्नमेंट्स, उनका जो पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण में या जो भी एक्टिविटीज़ पंचायतें करती हैं, ठीक है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें रेगुलर सोशल ऑडिट की बात की जाती है, ठीक है। रेगुलर सोशल ऑडिट, देखिए सोशल ऑडिट क्या होता है, ठीक, सोशल ऑडिट क्यों होता है, देखिए सोशल ऑडिट होता है एक रेगुलर चेकआउट के लिए, ठीक है, कि जो भी जो है फंड्स दिए जाते हैं, ठीक है, पंचायतों को जो फंड्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स दिए जाते हैं, क्या उन फंड्स का जो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए सोशल ऑडिट की यहाँ पे बात की जा रही है कि रेगुलरली जो है एक गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, एक डिस्ट्रिक्ट की एजेंसी के द्वारा कहीं ना कहीं ये रेगुलरली जो चेकआउट किया जाना चाहिए कि क्या जो पैसा आपको दिया जा रहा है, पंचायतों को दिया जा रहा है, क्या उसका फेयर यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब भी रेगुलरली चेक होना चाहिए, ये बात की जाती है। नेक्स्ट है इलेक्शन विद इन 6 मंथ, ठीक है। वैसे तो बात की जाती है कि आपकी पंचायतों को जो विघटित नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, पूरा कार्यकाल होने के बाद ही पंचायतों का नया इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर इन बिटवीन जो है अगर पंचायतों का विघटन हो जाता है, सप्रेशन हो जाता है, तो आपको जो है विद इन 6 मंथ जो इलेक्शन करवाने चाहिए, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर आपको पंचायत के इलेक्शन करवाने चाहिए। एक न्याय पंचायत की बात की जा रही है, ठीक है। न्याय पंचायत की भी स्थापना होनी चाहिए अलग से, ये मेहता कमेटी कहती है न्याय पंचायत के बारे में, ठीक है। और उस पंचायत का जो चीफ होगा, ठीक है, जो चीफ जस्टिस होगा वो एक न्यायाधीश होना चाहिए, या ठीक है। तो इसकी भी एक बात की जा रही। फिर डेवलपमेंट फंक्शन टू जिला परिषद, ठीक है, जो भी आपकी पंचायत में जो डेवलपमेंटल फंक्शन है ना, वो सारे किसको दिए जाएं, वो जिला परिषद को दिए जाने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए उन्होंने 2 तरह के स्तरों की बात की, जिला परिषद और मंडल पंचायत। तो यहाँ पे डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी काम है वो सारे जिला परिषद को सौंपे गए हैं, ठीक है। और पंचायती राज मिनिस्टर, ठीक है, इस कमेटी के द्वारा एक रिकमेंडेशन ये की है कि देयर शुड बी अ पंचायती राज मिनिस्टर, ठीक है। आपकी जो है आपकी सरकार में एक पंचायती राज मिनिस्टर भी होना चाहिए, ठीक है।
जो कहीं न कहीं आपके जो पंचायती राज सिस्टम या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो भी अफेयर्स हैं, ठीक है, उनकी देख रेख करेगा। तो कौन करेगा? वो पंचायती राज मिनिस्टर करेगा। बाकी रिजर्वेशन की बात की जाती है किसके लिए? SC ST के लिए, कि पॉपुलेशन के बेस पे, ठीक है, जो आपकी जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, जनजातीय और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए जो उनकी पॉपुलेशन के आधार पर जो है रिजर्वेशन या आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये कुछ रिकमेंडेशन जो है अशोक मेहता कमेटी में दी गई थी। लेकिन क्या है कि जनता सरकार में ये कमेटी आई थी, ठीक है। बाद में क्या होता है कि जब जनता सरकार यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी, कहीं ना कहीं इनको भी अप्लाई करना नहीं कर पाए, ठीक है। इनको भी अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो गया, या कुछ या किन्हीं कारणों पर जो है इन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाए, ठीक है। इसलिए बाद में और कमेटीज़ आती है जो अपनी अपनी कुछ और रिकमेंडेशंस देती है। कौन सी थी नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दांतेवाला समिति। देखिए 1977 में समिति बनी थी और इसकी रिपोर्ट जो 1978 में आई थी, ठीक है। ये एक बात के लिए जानी जाती है कि इन्होंने जो है खंड स्तर पर या ब्लॉक लेवल पर जो है प्लानिंग की बात की है, ठीक है, कि जो नियोजन है, जो प्लानिंग है, वो खंड स्तर पर होना चाहिए। दूसरी बात क्या, इन्होंने ये बात की कि गांव, जनपद एवं राष्ट्रीय स्तर पर जो नियोजन होता है ना, उसको जो है अंतर संबंधित कर देना चाहिए, ठीक है। इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए वो चीज़ें, जो भी प्लानिंग आपकी हो रही है वो गाँव से लेकर जनपद और जनपद से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जो प्लानिंग है वो सारी अंतर संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। बेरोजगारी का अनुमान लगाना जो इसका एक मेन जो जाँच क्षेत्र था, ठीक है। देखिए आरआरबी शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर। जो आपका रूरल जो आपका ग्रामीण जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए आरआरबी को। ये इसने रिकमेंड दी थी। आरआरबी क्या है? रूरल रीजनल बैंक, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक आरआरबी का फुल फॉर्म है, ठीक है। उसको जो है गाँव का जो एक जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, मीन्स उसके साथ जुड़ना चाहिए। इनका जो पूरा नाम था वो मोहनलाल लालू भाई दांतेवाला था, ठीक है। तो ये कुछ थी दांतेवाला समिति। मेन इसी बात के लिए इनको जाना जाता है कि इन्होंने जो खंड स्तर पर नियोजन की बात की, ब्लॉक लेवल पर इन्होंने प्लानिंग की बात की है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं GV राव कमेटी जो 1985 में बनी थी, ठीक है। 1985 में योजना आयोग ने एक कमेटी बनाई ग्रामीण विकास व निर्धनता उन्मूलन के लिए, ठीक है, और एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स, ठीक है, उसके लिए जो है एक कहीं ना कहीं एक विकासात्मक प्रबंध के विषय के ऊपर एक कमेटी बनाई गई जो GV राव कमेटी के नाम से जानी गई, जिसके चेयरमैन कौन थे? GV राव थे, ठीक है। इस कमेटी का ये मानना था कि नौकरशाही करण होने से, ठीक है, जो हमारे जो पंचायती राज व्यवस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं जो है उनका कहीं ना कहीं नौकरशाहीकरण होने की वजह से कहीं ना कहीं वो फेल हो रही हैं, ठीक है। उनका प्रजातंत्रीकरण होना चाहिए था या डेमोक्रेटाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या है, नौकरशाही की जो है उन पे छाप पड़ रही है। क्यों? क्योंकि विकास को क्या माना जाता है? विकास जो है एक वैसी प्रक्रिया है जिसका धीरे धीरे जो है नौकरशाहीकरण हो जाता है, या मीन्स वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है आपकी, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं उस पर एक वर्चस्व बन जाता है डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी यहाँ पे ये माना गया कि नौकरशाहीकरण होने से, इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का ब्यूरोक्रेटाइजेशन होने से क्या हुआ? आपका विकास थम गया, ठीक है। आपकी जो पंचायती राज संस्थाएं थी वो उस घास की तरह हो गई जिनकी जड़ें ही ना हो, ठीक है, ठीक है, ग्रास विदाउट रूट्स, ठीक है। ये टर्म यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो है पुनः ग्रामीण विकास व निर्धनता के उन्मूलन को लेकर जो कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी GV राव कमेटी के द्वारा, वो ये थी कि सबसे पहले जो इन्होंने देखिए जिला परिषद की भूमिका पर बल दिया, ठीक है, कि जो आपका जो जिला परिषद है ना, उसका जो रोल है उसको जो है इम्पॉर्टेंट मानना चाहिए। जितना भी आपका जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वो सारी जिला परिषद के नाम पे होने चाहिए, ठीक है। जिला परिषद को प्लानिंग और डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं एक मेन बॉडी माना गया, एक मेन यूनिट माना गया, और ये माना गया कि जो भी आपकी प्लानिंग होगी, ठीक है, वो सारी आपकी कहीं ना कहीं जिला परिषद के स्तर पर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे जिला परिषद को ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया है। दूसरा, रोल ऑफ पंचायत। देखिए पंचायतों के बारे में ये क्या कहते हैं कि आप जो है पंचायत के रोल को बढ़ा दीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पंचायतों का भी एक अच्छा रिस्पॉन्स हो, या आपकी जो रूरल जो डेवलपमेंट हो, लोगों की गरीबी दूर हो, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जिला परिषद से निचले स्तर की जितनी जो भी पंचायतें हैं, ठीक है, उन पंचायतों को आप एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दो, ठीक है। जो भी प्लानिंग होती है, जो भी इन प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक है, या जो भी उनकी मॉनिटरिंग होती है, आप उन सारे कामों को जो जिला परिषद जो है पंचायतों को सौंप दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा? पंचायतों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पंचायतों के रोल को बढ़ाने की बात की है, ठीक है।
अगली बात यहाँ पे ये की जाती है इनके द्वारा कि सम स्टेट लेवल फंक्शंस, ठीक है, जो आपके राज्य स्तर के कुछ जो फंक्शंस है, ठीक है, कौन से फंक्शन, ठीक है, जो प्लानिंग के फंक्शन है या डेवलपमेंट से रिलेटेड फंक्शंस है, ठीक है, उनको जो है आप ट्रांसफ़र कर दीजिए किसकी तरफ, डिस्ट्रिक्ट लेवल की तरफ, ठीक है। यहाँ पे क्या डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है, कि अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छा नतीजा चाहिए, तो राज्य स्तर पर जो आप कुछ प्लानिंग करते हैं ना, आप कुछ ऐसे कार्यों को जो है डिस्ट्रिक्ट की तरफ मोड़ दीजिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप उनको ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ताकि एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, ठीक है, यहाँ पे एक पोस्ट की बात की गई है कि एक पोस्ट क्रिएट की जाए, ठीक है। वो पोस्ट कौन सी होगी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, उसकी पोस्ट क्रिएट की जाए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट किस लिए ज़रूरी है, देखिए ताकि वो जो है आपका जो जिला परिषद है उसका एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर वो काम कर सके, ठीक है। जिला परिषद का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, ठीक है। तो यहाँ पे उस पोस्ट की बात की है जो क्या करेगा, अपनी जो भी वहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई जाएगी, ठीक है, उनको चेकआउट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है। उसके बाद ये रेगुलर इलेक्शन की बात करते हैं कि आपकी जो पंचायतें हैं ना, पंचायतों में आप रेगुलर इलेक्शन कीजिए। अगर पंचायतों का विघटन होता है तो उसका इलेक्शन होना चाहिए, पुनः इलेक्शन होना चाहिए। और 3 टायर सिस्टम की इन्होंने भी बात की है, ठीक है। और एक बात और कि इन्होंने जो है यहाँ पे पंचायतों के कार्यकाल की भी बात की है कि 5 ईयर टर्म होना चाहिए पंचायतों का, ठीक है। तो इस तरह से ये मेन रिकमेंडेशंस थी जो GV राव कमेटी के द्वारा 1985 में बनने के बाद जो दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है LM सिंघवी कमेटी जो 1986 में बनी थी। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि LM सिंघवी कमेटी जो है ये किस चीज़ से संबंधित थी, ठीक है। तो ये भी पंचायती राज से संबंधित कमेटी है जो 1986 में राजीव गांधी की सरकार में बनाई गई थी, ठीक है। किस विषय पे बनाई गई थी, देखिए, रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। लोकतंत्र और उसके विकास के लिए कहीं ना कहीं पंचायतों के यहाँ पे पुनर्जीवन की बात की जा रही है, ठीक है। पंचायतों को पुनः संगठित करने की बात की जा रही है, किसके लिए, लोकतंत्र एवं विकास के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थी कि न्याय पंचायत की बात की जा रही है, ठीक है। कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि देखिए जो भी पंचायत के जो विवाद होते हैं, जो मामले होते हैं, ठीक है, उन विवादों को सुलझाने के लिए एक न्याय पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण इसकी रिकमेंडेशन थी। दूसरा, इन्होंने देखिए पंचायत शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूँ समझे कि पहली बार जो है संवैधानिक मान्यता की बात की गई है कि पंचायतों को जो है संवैधानिक मान्यता दी जाए। तो LM सिंघवी कमेटी में जो है पहली बार ये बात की गई, ये सुझाव दिया गया कि जो पंचायतें हैं उनको जो है संवैधानिक मान्यता दी जाए। अधिक वित्तीय संसाधन की बात की जा रही है कि जो पंचायतें हैं ना उनके जो वित्तीय संसाधन है उनको जो है बढ़ा दिया जाए, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की बात की गई कि पंचायतों के इलेक्शन को, ठीक है, पंचायतों के इलेक्शन कराने के लिए, को फेयर इलेक्शन कराने के लिए जो है एक इलेक्शन कमीशन की स्थापना की जानी चाहिए। आगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुडिशल ट्रिब्यूनल, ठीक है। देखिए जुडिशल ट्रिब्यूनल की ज़रूरत किस लिए, ताकि जो भी कंट्रोवर्सीज़ है ना विभिन्न पंचायतों के अंदर जो भी कंट्रोवर्सीज़ होती है उसके लिए एक जुडिशल ट्रिब्यूनल की स्थापना भी की जानी चाहिए जो इन चीज़ों के विवाद को सुलझाएगा। जैसे मान लीजिए कि पंचायतों का जो विघटन हो जाता है, ठीक है, या पंचायतों के इलेक्शंस को लेकर अगर कोई मामला आता है, ठीक है, तो इस तरह के मैटर्स को कौन सुलझाएगा, जुडिशल ट्रिब्यूनल, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जुडिशल ट्रिब्यूनल की एस्टेब्लिशमेंट की बात की जा रही। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 3 टायर पंचायत सिस्टम की यहाँ पे इन्होंने बात की है, ठीक है, कि एक तो आपका विलेज लेवल पे, दूसरा आपका ब्लॉक लेवल पे और तीसरा जो है आपका लेवल वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो इसने भी कहीं ना कहीं 3 टायर सिस्टम को जो है इम्पॉर्टेंट माना है। तो ये कुछ था सिंघवी LM सिंघवी या लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी के बारे में जो 1986 में आई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी कड़ी में नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है थुंगन कमेटी 1988 में जो आई थी, ठीक है। PK थुंगन इसके चेयरमैन थे, ठीक है। तो आपने ये याद रखना कि जो थुंगन कमेटी है वो कब आई थी, ठीक है। और ये ऑब्वियसली ये आपके पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड कमेटी है, ठीक है। ये क्यों आई थी, टू एग्जामिन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उसको स्टडी करने के लिए आई थी कि डिस्ट्रिक्ट में प्लानिंग कैसे की जाए, राइट। अब इसमें नई चीज़ें 1-2 हैं, वैसे बाकी सारी पुरानी चीज़ें इसमें भी बात की
की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की बात की, संवैधानिक दर्जे की बात की कि आपकी जो पंचायती राज सिस्टम है, ठीक है, उसको जो एक संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। थ्री टायर सिस्टम की यहाँ पे भी बात की गई है, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, ठीक है। जिला परिषद शुड बी पाइवट, ठीक है, यहाँ पे जिला परिषद को जो है पंचायती राज सिस्टम में जो जिला परिषद को केंद्र में रखा जाए, ठीक है, ये एक इन्होंने बात की। अगली बात ये इन्होंने कही कि जो फिक्स्ड 5 ईयर का टेन्योर होना चाहिए, पंचायतों का जो कार्यकाल है वो फिक्स होना चाहिए, जो कि 5 साल का होना चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन की बात की, देखिए एससी और एसटी के लिए इन्होंने जो है उनकी पॉपुलेशन के बेस पे रिजर्वेशन की बात तो की ही है, लेकिन एक नई बात यहाँ पे सामने आती है, इन्होंने विमेंस के लिए अलग से रिजर्वेशन की बात की है, ठीक है, एक अलग से रिकमेंडेशन दी है, ठीक है। नाउ डीसी एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ठीक है, उसको जो जिला परिषद का जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाना चाहिए। ये कुछ थुंगन कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन थी। इसमें आपने नई बातें ये याद रखनी कि विमेंस के लिए रिजर्वेशन की बात किस कमेटी में सामने आती है, वो थुंगन कमेटी में आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है गाडगिल कमेटी, जो 1988 में बनी थी। वी.एन. गाडगिल इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। ये कमेटी जो है पॉलिसी और प्रोग्राम के ऊपर आधारित थी, ठीक है। पंचायती राज की जो पॉलिसीज़ होंगी और जो प्रोग्राम्स होंगे उनसे रिलेटेड ये कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। अब इसने जो भी रिकमेंडेशन दी थी उनका कहीं ना कहीं अल्टीमेट एम यही था कि किसी न किसी तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को जो एक संवैधानिक दर्जा दिलाना या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलाना, ठीक है। जैसा कि देखिए पहली रिकमेंडेशन इनकी क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा, जैसे कि प्रीवियस जो हमने कमेटी का जो अभी डिस्कस की थी उसमें भी कहीं ना कहीं संवैधानिक दर्जे की बात की गई, ठीक है। तो ये लोग भी वही बात करते हैं। आगे है 3 टायर सिस्टम की बात करते हैं, वही आपके विलेज और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपके जो 3 स्तर होंगे, ठीक है, वैसी पंचायती व्यवस्था की बात ही करते हैं। फिक्स टर्म की बात करते हैं कि 5 साल का एक फिक्स टर्म होना चाहिए पंचायतों का। डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर एट 3 लेवल, ठीक है, जो भी 3 लेवल हैं पंचायतों के यहाँ पे, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, वहाँ के जो मेंबर होंगे उनको जो डायरेक्टली इलेक्ट किया जाना चाहिए, ये इसकी एक मेन रिकमेंडेशन थी। नेक्स्ट है रिजर्वेशन फॉर किसके लिए, एससी एसटी और विमेंस के लिए। तो रिजर्वेशन आरक्षण की बात की है एससी एसटी के लिए पॉपुलेशन के बेस पे और विमेंस के लिए, ठीक है। पावर टू लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस, ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि पंचायतों को जो है टैक्स लगाने की पावर दे दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे इन्होंने रिकमेंडेशन दी है। और स्टेट फाइनेंस कमीशन की यहाँ पे इन्होंने बात की है, क्यों, फॉर द एलोकेशन ऑफ द फाइनेंस, ठीक है, कि आपकी जो पंचायतों के लिए जो भी वित्त या फाइनेंस जो एलोकेट किया जाएगा, बांटा जाएगा, उसके लिए एक फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति की जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसके लिए, एक फेयर इलेक्शन के लिए। जब भी आपकी पंचायतों के इलेक्शन आते हैं या कार्यकाल खत्म हो जाता है या आपके पंचायतों का विघटन हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन करवाने के लिए एक इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की जानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की मेन रिकमेंडेशन थी। तो ये लास्ट कमेटी थी हमारे आज के इस चैप्टर की, ठीक है। आपने सारी कमिटीज़ को ईयरली वाइज मतलब सीक्वेंस वाइज आपने याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि किस तरह से हमारे जो पंचायती राज व्यवस्था है इनको जो है एक संवैधानिक दर्जा दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, और क्या क्या पंचायती राज में क्या क्या काम किए जाते हैं, क्या क्या फंक्शनिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और प्रेस बेल आइकन भी कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अपकमिंग वीडियोज़ जो भी आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।